गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है हमारी जो 8th क्लास की पॉलिटी चली हुई है उसका आज हम 6th चैप्टर करने वाले हैं। छठा अध्याय है ये हमारा, हास्यकरण से निपटना। कल हमने हास्यकरण के बारे में पढ़ा था, आज जो है हास्यकरण से निपटना है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो है आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हर एक एग्ज़ाम में जो है एनसीईआरटी पूछी जाती है। ठीक है, यहीं से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानता के भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हों, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने और औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह हर एक मामले में उन हालातों पर निर्भर करता है। इसमें जो है हाशियाई समुदाय रहते हैं, जिसमें मतलब हाशियाई समुदाय रहते हैं। ठीक है, देखिए इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। इन सब का क्या कहना है कि एक जो लोकतांत्रिक देश के वो नागरिक हैं, इसलिए उन्हें भी जो है सबके बराबर उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह से ले रहे हैं। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को जो है कानून की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के जो है नीतिगत प्रयास किए गए हैं। यहाँ से है हमारी फर्स्ट हेडिंग है मौलिक अधिकारों का उपयोग। जो मौलिक अधिकार हैं हमारे कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 21 है ना, उसके अंतर्गत आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। हमने कल पढ़ा था, तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस पुस्तक में पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। यहाँ तक जो है हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया है। जो हाशियाई तबके के लोग हैं उन्होंने दो तरह से इसका इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप एक जो है नए कानून बनाने पड़े हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति जो है दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं को इस्तेमाल करने से
नहीं रोक सकता। पहले क्या होता था, जो दलित लोग थे उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, जो सार्वजनिक सुविधाएं होती है वो नहीं उनको इस्तेमाल कर सकते थे। तो अब उनका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। पहले क्या होता था, अस्पृश्यता ज़्यादा फैली हुई थी, लोगों को मतलब छू भी नहीं सकते थे। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि लोगों को जो है उनके साथ धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति या लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफ़ी पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। जब उनके समानता का अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल अनुच्छेद 15 के तहत ही जो है उनका सहारा लेते हैं। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ यही बर्ताव जो है सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे अपने मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित भी कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व है और न ही वह नष्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये एक कविता लिखी गई है। यह कविता महाराष्ट्र की विख्यात भगत कवयित्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है। वह 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? सोयराबाई चोखा मेला की। सोयराबाई महार जाति की थी। उस समय यह जाति अछूत मानी जाती थी। इसी जाति के हमारे कौन थे? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो भी महार जाति के ही थे, है ना, हमने पढ़ा था ऊपर। काया है दूषित कहना है उनका और केवल आत्मा है बेदाग, लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही। हे अनुष्ठान वह कौन सा होती है जिससे शुद्ध काया, मतलब कौन सा अनुष्ठान है जिससे काया शुद्ध होती है? ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ न खूनी सनीकोक से, यह है उस ईश्वर की महिमा। मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो, मतलब हर कोई उसी जो है कोक से, जो खून से लथपथ ही पैदा हुआ है। इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। तो इस कविता में जो सोयराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही है कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है, इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो एक की देह को ज़्यादा और दूसरे की देह को कम शुद्ध बनाती है। संभवतः वे यह भी कहना चाहती है कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने का छुआछूत का भाव जो है काम के स्वरूप में पैदा नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से, हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी जो हमारी भावना है, मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, उनसे पैदा होती है। ठीक है, एक सेकेंड।
देखिए यहाँ से देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है हाशियाई तबकों के लिए कानून। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियाँ या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध करवाए जा सके। नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले, भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो उन्हें उनके लिए मुमकिन है और उनके अपने इलाके में भी उपलब्ध नहीं हो। कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानूनी नीति है। कौन सी है? जो आरक्षण की जो व्यवस्था है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादग्रस्त भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है, ठीक है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसर से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है, इसके बारे में जानेंगे। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियां या दलितों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का जो है सबूत देना पड़ता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का भी लाभ उठा सकता है। कॉलेजों, खासतौर पे मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थाओं में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों का दाखिला हो सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। नवीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था के बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। जो हमारी 9th क्लास है, ठीक है, उसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ से देखिए, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। हाशियाई समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ तक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जाने कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जकमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। जो जकमालपुर गांव है, वहाँ के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं, जहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। जो वहाँ के स्थानीय देवता है उसकी पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाली उस उत्सव में आसपास के जो 20 गांव के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। मतलब जो पुजारी हैं वहाँ के, उनके पैर धोता है और उसी पानी से जो है नहाता है। जकमालपुर गुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं।
कौन करता है? रत्नम के परिवार के लोग। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते थे। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया जाता था, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। मतलब जो वहाँ के मंदिर के पुजारी आते थे, उनको उनके पैर धो के उसी से फिर स्नान करते थे, नहाते थे। तो गांव वालों का भी मतलब गांव वाले भी उनको सम्मान की नज़र से देखते थे कि देखिए इनको मौका मिल रहा है उनके पैर धुले हुए पानी से नहाने का। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता है। उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उनके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और वह अब जो है खुद को उनके बराबर मानने लगा है। मतलब अगर उसने वो गलत चीज़ करने से मना कर दिया तो वो उसके बारे में उल्टा ही सोचने लगे कि ये पढ़ने लिखने के कारण हुआ है और वो हमें अपने बराबर मानता है। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे स्वर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियों उन्हें काम देना बंद कर देंगी तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जाति ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। मतलब ऐसे लोगों को डरा देते थे, क्योंकि लोग उस टाइम पे ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे। जिन्होंने पढ़ लिया तो उनको ज्ञान हो गया कि भाई ये चीज़ें गलत चल रही हैं। तो जो रत्नम था उन्होंने वो चीज़ें करने से मना कर दिया। जो उनकी पुरखों से वो चीज़ें चली आ रही थी, दादा कर रहे थे, उसके पापा कर रहे थे कि जो वहाँ पे पुजारी लोग थे उनके पैर धो के और उसी से स्नान करना। तो जो रत्नम था उसने मना कर दिया। ठीक है, तो सारे जो गांव के लोग थे वो भी उनसे खफा हुए और जो पुजारी लोग थे वो भी उनसे मतलब उनके साथ ये बोलने लगे कि ये हमें अपने बराबर मानने लगा है, इसकी पढ़ाई लिखाई पर उंगली उठाने लगे। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित जो है मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। तो रत्नम क्या कह रहा है कि आज तक तो इन्होंने जो है दलितों को अंदर ही नहीं जाने दिया, तो भगवान क्यों गुस्सा होंगे हमसे। ठीक है, एक बार ये देख लेंगे इधर। भाषा की अपनी पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। ठीक है, कबीर कौन सी सदी के कवि थे? 15वीं सदी के। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता जो है परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चुगल से आज़ाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचनाएं दिखाई देती हैं। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को साँचे में कैद कर देते हैं। उनकी राय हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभव के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित हाशियाई समूह और सामाजिक ऊंच नीच से जो है घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को ही गाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबके सबक सिखाने की
था नहीं। जो ताकतवर वहाँ के वो पुजारी लोग थे उन्होंने, और जो ताकतवर जातियाँ थी उन्होंने उनके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत 1989 के तहत स्थानीय थाने में जो है मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी जो है रत्नम जैसी ही हो जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादग्रस्त रस्म को ख़त्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को जो है गांव छोड़कर जाना पड़ा। जो वो रस्म थी वहाँ की, वो उसको जो है ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसको क्या हुआ, गांव छोड़कर जाना पड़ा रत्नम को, क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा दिए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण है अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलित तथा अन्य समुदाय की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करें। यूं तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिरी और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्व का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का जो है अधिकार चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि सबको समान अधिकार मिले। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। मतलब उन्होंने बताया कि छुआछूत अभी भी जारी है जो है अभियान चलाकर। ठीक है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। ठीक है। यहाँ से देखिए, इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशक में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। एक सेकेंड। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का जो है गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों को एक बड़ी जो है बहुत लंबी सूची दी गई। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोच कर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं और दोषियों को भी सजा देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए स्टूडेंट, इसको मतलब कहानी के तौर पर पढ़ेंगे तभी हमें ये चीज़ समझ आएंगे और इंटरेस्टिंग है। देखिए इसको इमेजिन करते जाइए कि ऐसा ऐसा लोगों के साथ हुआ था।
ठीक है, उस चीज़ को अपने दिमाग में इमेजिनेशन करते जाइए, तब हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूचना दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई जो है अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। उनको ज़बरदस्ती जो है गंदी चीज़ें पीने या खाने के लिए उनको विवश करते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे जो है नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप जो है नहीं है। ऐसे ऐसे जो है हिंसा लोगों ने सही है, ठीक है, तब जाके जो है आज़ादी मिली है लोगों को। दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनके गुलामों की तरह जो है काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उनमें स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए, पंडित देखू मन में जाही कहू धऊ छूती कहाँ से उपजी तभी छूती तुम मानी। एक ही पाठ सकल बैठाए छूती लेत धो काकी छूत ही जेवन छूत ही अचवन छूत ही जग उपजाया। कहे कबीर ते छूती विवरजती रजित जाके संग न माया। इस पद में कबीर ने बताया है कि प्राणी की 3 स्थितियां होती हैं, जन्म, जीवन और मरण। तीनों स्थितियों में सभी प्राणी एक समान रहते हैं और तीनों में जो है मूल में गंदगी है। तीनों के मूल में क्या है? गंदगी है। फिर छुआछूत का भाव जो है कैसा भेदभाव होता है। व्याख्या इसमें क्या कहा गया है? कबीर जी कहते हैं कि हे पंडित, मन में भली प्रकार से विचार करके देखो, भला बताओ कि छूत क्या है और कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तुमने बिना सोचे समझे छूत नामक एक भावना बना ली है। प्रभु ने एक ही पृथ्वी रूपी पीढ़े पर सभी को समान रूप से बिठा दिया। मतलब पृथ्वी को क्या बोला? पीढ़े के रूप में। ठीक है, पीढ़ा क्या होता है? एक पीढ़ा होता है स्टूल टाइप में जिसको बोलते हैं ना। फिर तुम किसको छूत कहोगे और किसे अछूत? अन्न और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है गंदगी से संयुक्त है। इसी छूत से सभी उत्पन्न है, फिर उनमें कौन बचा है? अतः छुआछूत का भेदभाव निरर्थक है। कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत से वही लोग परे हैं जिन पर माया का प्रभाव नहीं है। ठीक है, कबीर जो है अछूत शब्द को यहाँ एक नया अर्थ देते हैं। उनका दावा है कि अस्पष्टता ही ज्ञान का जो है सर्वोच्च स्तर है। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति संकुचित और विभाजक विचारों से पूरी तरह मुक्त है। लिहाजा कबीर अस्पष्टता की सोच को सिर के बल खड़ा करके अछूतों को सबसे निचली व्यवस्था की बजाय सबसे ऊंची व्यवस्था से स्थापित कर देते हैं। ठीक है, देखिए, ये देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड। हाथ से मैला उठाने का कलंक, इसके बारे में जानेंगे। ये देखिए यहाँ पे, हाथ से मैला उठाती एक सफाई मजदूर। मैला मतलब समझ में आ गया ना, दिख ही रहा है यहाँ पे चित्र में, अलग से पढ़ लेते हैं।
बहुत सारे लोग झाड़ू, टीन और टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालय में जो है गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक कर आते हैं। सॉरी। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। यह काम आमतौर पर जो दलित औरतें हैं और लड़कियां हैं उनके ही हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलनों के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच में काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग जो है 26 लाख निजी सामुदायिक सूखे शौचालय की सफाई करते हैं। बताइए, अभी भी ये चीज़ है। मतलब सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आँखों, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। ये काम करने के लिए बहुत ही कम वेतन उनको दिया जाता है। नगर पालिका में काम करने वालों को रोजाना 200 रुपये ही मिलते हैं। बताइए, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है। फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात में भंगी, आंध्र प्रदेश में पाखी और तमिलनाडु में सिकलयार इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब आज भी ये चीज़ें होती हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास फटकने भी नहीं दिया जाता। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 में पारित किया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालय के लिए निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों, जिनमें 7 मैला ढोने वाले थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वालों का कहना है कि सिर पर मैला ढोने की यह प्रथा केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया है कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग, मंत्रालय को आदेश दिया है कि 6 माह के भीतर इसकी सच्चाई का पता लगाएं। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। मतलब आज भी ये चीज़ें हो रही हैं समाज में। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। उनको साफ सफाई के लिए कोई तो चाहिए होगा ना। सफाई कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ता एक सूखे शौचालय को गिरा रहे हैं। यहाँ देखिए, कुछ क्वेश्चन है इधर, यहाँ से देखिए। आदिवासियों की मांग और 1989 का अधिनियम। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन में से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समुदाय को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। देखिए, आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों के में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों की जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने या यह मतलब नहीं है कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। मतलब कागज पर लिख देने से ही वो चीज़ें लागू नहीं हो जाती हैं। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ेंगी। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह में नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। ये देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। इस कानून की प्रस्ताव में यह कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदाय को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादनों पर उनके अधिकार की मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण की वनवासियों के अधिकारों में आता है। जो वन एवं जैव विविधता संरक्षण है किसके अंतर्गत आता है? जो 2006 में जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम पारित हुआ है। ठीक है, तो आज ये हमारा क्लास 8 का 6th चैप्टर वो समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।